हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लू मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। कहानी में अब तक काशिफ और सुदेश ने अंशु को समझाया कि यह समय बस ये सोचने का है कि हमारा दोस्त कैसे सही सलामत बाहर आ सकता है, फिर चाहे हमें अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। तीन दोस्त अपने चौथे दोस्त नमन को बाहर निकालने की तरकीब लगा रहे थे। उधर नमन अपने साथ हुए डरावने अनुभव को दरकिनार करके सुबह होने और 10,000 रुपये पाने की ताक में था। बाहर काशिफ को तरकीब सूझी। उसने कहा कि यहाँ से नमन को निकालने का एक रास्ता है। थोड़ी दूर पर ही एक पीर की दरगाह है, वहाँ चलकर मदद ले सकते हैं। कोई और उपाय तो तीनों को सूझ नहीं रहा था। तो तीनों पीर की दरगाह की तरफ दौड़ गए। दरगाह का दरवाज़ा बंद था। कुछ देर दरवाज़ा बजाने और आवाज़ लगाने पर भी कोई नहीं आया। फिर काशिफ ने कहा कि दोस्तों, दीवार कूद कर चलो। यह हमारे दोस्त की जिंदगी का मामला है। हम कोई भी जोखिम लेने से चूकेंगे नहीं। जल्द ही तीनों ने दीवार फांद ली और वहां पर जोर से आवाज़ लगाने लगी। फिर एक दरगाह का सेवक उनके पास आकर बोला, तुम लोग अंदर कहाँ से आ गए? दरवाज़ा तो बंद है। इस पर काशिफ ने कहा कि हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारा दोस्त पास में ही एक भूत बंगले में फंस गया है। अंदर उसका क्या हाल है हम नहीं जानते, मगर हमें उसको बचाना है कैसे भी करके। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। उस सेवक ने कहा कि वो तो सच में ही एक भूत बंगला है। कई बार वहाँ से लोगों के पीछे भूत पड़ जाते हैं और कई बार तो रात में उसके सामने से गुजरने वाले लोगों को वो भूत अंदर भी खींच लेते हैं और फिर उन लोगों की लाश सुबह उस भूत बंगले के बाहर ही मिलती है। यह सुनकर तीनों दोस्त और ज़्यादा डर गए। अज्जू तो रोने लगा और बोला कि काश मैंने वो शर्त ना लगाई होती तो आज हमारा दोस्त हमारे साथ होता। फिर सुदेश और काशिफ ने उसको गले लगाकर चुप कराया। सेवक ने कहा कि देखो, मैं भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना है। मगर मैं तुम्हें कलमा पढ़कर पानी दे रहा हूँ, जिसको तुम अपने आगे छिड़कते हुए चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में कोई बला या बुरी शक्ति नहीं आएगी और तुम अपने दोस्त को बचा लोगे। काशिफ ने कलमा पढ़ा, पानी एक लोटे में ले लिया। फिर सेवक ने दरगाह का दरवाज़ा खोला और कहा कि तुम लोग अच्छे से कोशिश करो और मैं यहाँ तुम लोगों की
सलामती की दुआ करूँगा। अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे। अब तीनों जल्दी ही फिर से उस भूत बंगले के सामने आ गए। कासिफ बोला कि यह लोटा पकड़कर मैं सबसे आगे कलमा पढ़ता हुआ और आगे की तरफ पानी छिड़कता हुआ चलूँगा। तुम लोग बस मेरे ठीक पीछे ही रहना, चाहे कुछ हो जाए, मगर हमें इधर उधर नहीं जाना है, ध्यान नहीं भटकाना है। अज्जू और सुदेश ने हाँ में सिर हिलाया और अब तीनों भूत बंगले के अंदर नमन को आवाज देते हुए आ गए। सुदेश सबसे पीछे चल रहा था। फिर कुछ ही दूर जाकर सुदेश को नमन की आवाज आई। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो कोई उसको बुला रहा था। सुदेश ने रुककर ध्यान से देखा कि ये नमन है या कोई और, जिससे अज्जू और कासिफ आगे बढ़ गए। सुदेश ने नमन को आवाज दी, मगर वो अंदर की ओर भाग गया। सुदेश ने वहीं रुककर अज्जू और कासिफ को आवाज दी। अंजू ने कहा कि कासिफ, यह सुदेश की आवाज है, वो हमें बुला रहा है। मगर कासिफ ने कहा कि यह हमारे साथ भूत बंगला छल कर रहा है, सुदेश हमारे पीछे ही होगा, और वैसे भी अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो भूत हम पर हमला कर देगा और हम भी नमन की तरह फंस जाएंगे। इस बात से अज्जू शांत होकर कासिफ के पीछे चलता रहा। नमन सुबह के इंतजार में ही था कि उसको अपनी ओर एक शैतानी साए के बढ़ने का एहसास हुआ। पहले तो वो एक बच्चे की परछाई सी लग रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो साया छत को छूने लगा। नमन चिल्लाने लगा और जिस कोने में बैठा था उससे उठकर भागने लगा, मगर उस साए ने उसका रास्ता रोक दिया और फिर उस साए ने इंसानी रूप ले लिया। उस शैतान ने सफ़ेद सलवार और कमीज पहनी थी। उसके दांत लंबे थे जो खून से सने थे। बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी के बहुत गुस्से में होने पर हो। नाखून बड़े और नुकीले थे जो अब नमन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले तो उस शैतान ने नमन का गला दबाया, फिर उसको कई थप्पड़ मारे। उसके बाद उसने नमन की पैर पकड़कर उसको उल्टा लटका दिया और जोर से जमीन पर पटका, जिससे नमन जोर जोर से चीखने लगा और उसकी आवाज़ उसके दोस्तों को आ गई। नमन की आवाज़ का पीछा करते हुए कासिफ और अज्जू भूत बंगले के बीच वाले कमरे में आ गए, जहां नमन को वो शैतान मार रहा था। कासिफ और अज्जू को अंदर आता देख उस शैतान ने नमन की टांग पकड़कर उसको खींचकर उस कमरे के बाहर ले गया, मगर कासिफ और अज्जू ने फुर्ती दिखाते हुए काम किया। अज्जू ने नमन की
कमरे से निकलते ही पकड़ लिया और काशिफ ने उस पर वो कलमा पढ़ा पानी जल्दी से छिड़क दिया, जिससे शैतान ने नमन को छोड़ दिया। नमन सीधा उठ खड़ा हुआ और अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। वो शैतान अब अज्जू की तरफ लपका, मगर काशिफ ने पानी अब उस शैतान पर फेंका, जिससे उसका शरीर जल गया और वो शैतान उन तीनों दोस्तों को छोड़कर वहां से भाग गया। नमन ने पूछा, क्या सुदेश घर चला गया? अज्जू ने कहा, नहीं, वो हमारे साथ ही था और सबसे पीछे चल रहा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा है। काशिफ ने कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि इस भूत बंगले में हम कभी भी फंस सकते हैं। पानी भी खत्म होने वाला है और अभी सुदेश को भी ढूंढना है। तीनों दोस्तों ने बिना समय गवाए उस कमरे से बाहर आ गए और सुदेश को आवाज देते हुए ढूंढने लगे। काशिफ फिर से आगे की तरफ पानी छिड़कते हुए चलने लगा। उसके पीछे नमन था और सबसे पीछे अज्जू चल रहा था। अज्जू की नज़र सूखे पेड़ पर बैठे उसी बिना चेहरे वाले लड़के पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए बोला कि काशिफ, वो देख, वही बिना चेहरे वाला शैतान लड़का हमें ही घूर रहा है। बस इतना कहते ही देर थी कि जैसे ही सबने ऊपर देखा तो वो शैतानी लड़का अज्जू के सामने कूद गया। उसने अज्जू को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगा। काशिफ ने जल्दी से सारा पानी उस शैतान लड़के के कमर पर डाल दिया, जिससे उसने अज्जू को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब तीनों दोस्त डर गए थे, क्योंकि अब उनके पास कलमा पड़ा पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और सुदेश को ढूंढकर भूत बंगले से बाहर निकालना अभी बाकी था। तीनों बाहर की तरफ सुदेश को आवाज देते हुए आ रहे थे कि नमन की नज़र सुदेश पर पड़ गई। वो बाकी दोनों को लेकर सुदेश के पास आ गया। सुदेश बेहोश था और एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, जहां तीनों ने उसके पास आकर उसको उठाया, जिससे सुदेश को होश तो आ गया, मगर वो पूरी तरह ठीक नहीं था। तो अज्जू और काशिफ ने उसके हाथ अपने कंधे पर रखकर उसको पहले तो उस भूत बंगले से निकाला, फिर उसको गांव ले गए। सुबह हो चुकी थी। चारों दोस्तों के परिवार परेशान थे, क्योंकि चारों ही पूरी रात बिना बताए घर से बाहर थे। मगर उसके आने से अब सभी खुश हो गए थे। चारों दोस्तों ने गांव में आकर ये बात सबको बताई। फिर सब अपने घर जाकर सो गए। रात में सुदेश के घर से चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। तीनों दोस्त और गांव के कई लोग सुदेश के घर जमा हो गए। सुदेश के घर वालों ने बताया कि सुदेश शाम को जब सोकर उठा तो बहुत बुरी तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने नाखूनों से अपने चेहरे का मांस छीलकर बुरी तरह अपने चेहरे को जख्मी कर लिया और अब लगातार अपने हाथों को दीवार में मुक्का बनाकर मारे जा रहा है। उस पूरी रात
सुदेश के लिए कई मौलवी, ओझा और भगत आए, जिसमें से ज़्यादातर ने तो ये मामला सुनकर ही इलाज करने से मना कर दिया। 2 लोगों ने इलाज तो किया, जिसमें एक उसी दरगाह के मौलवी भी थे, लेकिन साथ में यह भी कहा कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। वो रात सुदेश के परिवार में मातम की रात साबित हुई। सुबह होने से पहले सुदेश अपने तीनों दोस्तों, घर वालों और गांव वालों के सामने दर्दनाक मौत पर मर चुका था। भूत बंगला अपना शिकार कर चुका था। इस गम को तो तीनों दोस्त कभी भुला नहीं पाए। बस उन्होंने अपने आगे के जीवन के लिए एक सीख जरूर ले ली कि हर चीज़, बात या सख्ती मस्ती मजाक करने लायक नहीं होती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं फिर मिलूँगा सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।